वेलकम टू एग्रीटेक न्यूज। आज का जो हमारा टॉपिक है मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग का जो पेपर है, ये इसमें तो 5th सेमेस्टर है। बाकी किसी किसी यूनिवर्सिटियों में ये सेमेस्टर बदला हुआ होगा, बट सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग एग्रीकल्चर में सेम रहता है। तो आज इस पेपर को हम सॉल्व करवाएंगे। इस पेपर को सॉल्व करवाने में सबसे पहले हम सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सेक्शन सी जो दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन कि थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध में क्लोराइड की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा कितनी होती है। तो ये अगर देखा जाए तो क्लोराइड की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा इसमें अधिक हो जाती है, और अगर लैक्टोज की मात्रा देखें तो वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूध को कम से कम कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए गर्म करें जो मानव उपभोग के लिए बनाया जा सके। तो इसके लिए यही करते हैं कि दूध को हम एक ऐसे तापक्रम पे गर्म करते हैं कि 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं ताकि मानव उपभोग के लिए बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझनी है कि जो यहाँ पे 30 सेकंड दिया हुआ है, अगर उसके हिसाब से देखें तो हम 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो मानव उपयोग के लिए बनाया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, बट अगर हिंदी टाइपिंग के हिसाब से देखे जाए तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांगीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें दूध की वसा गोलिकाओं का जो व्यास होता है वो कितना छोटा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो खाली जगह पड़ी हुई है, इस खाली जगह पे हम फिल कर सकते हैं। जो समांगीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें वसा गोलिकाओं का आकार 2 माइक्रोन से भी छोटा कर दिया जाता है। समांगीकरण की प्रक्रिया एक प्रकार से वसा गोलिकाओं को छोटा किया जाता है, बहुत छोटा, ताकि क्रीम की परत किसी भी प्रकार के समय पे दूध को रखने पे ना बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम तापक्रम पर तेज़ी से वृद्धि करते हैं उन्हें डॉट डॉट सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं जो तापक्रम के आधार पे होते हैं। तो तापक्रम के आधार पे 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे पहला आपका होता है साइक्रोफिलिक, दूसरा होता है मीज़ोफिलिक, और तीसरा होता है थर्मोफिलिक, और अगला होता है थर्मोड्यूरिक। यानी ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है। इसमें इन्होंने पीछे पूछा है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बैक्टीरिया विकसित करते हैं उनका नाम इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे हम आप लिखेंगे यहाँ पे साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक को पी से लिखते हैं, ठीक है। तो साइक्रोफिलिक इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शीतरागी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का। इसमें क्या करेंगे आप कि दूध को अच्छी प्रकार से फिल्ट्रेशन व क्लैरिफिकेशन करने के बाद कितने सेंटीग्रेड तापक्रम पर पूर्व तापित करते हैं। यानी अगर दूध को हम सबसे पहले लेते हैं तो उसको छान लेते हैं, छानने के बाद उसे प्रीहीट कैसे करेंगे। तो प्रीहीट करने के लिए आपको 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम आपको यूज़ करना होगा। इस टेम्परेचर पे फिक्स करते हैं, ये ICR स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो चलिए आपके अब सेक्शन बी में चलते हैं। आपका सेक्शन सी जो है कंप्लीट हो गया है, अब सेक्शन बी में पहुंचते हैं, ठीक है। सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, दूध के विभिन्न संगठनों की प्रावस्था के बारे में वर्णन करो। इसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन कई क्वेश्चन दिए हुए हैं सेक्शन बी में। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें विभिन्न संगठकों की यानी कंस्टिट्यूट्स के बारे में बातचीत करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आप उसके जो दूध के मुख्य तत्व होते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व उसमें जल होता है। तो अगर जल देखें यानी पानी देखें तो दूध में कितना होता है, 82% लगभग होता है, ये आपका बफेलो मिल्क में होता है। और अगर देखें 87%, तो 87% जो होता है वो आपका काऊ मिल्क में होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर लैक्टोज की मात्रा देखते हैं तो लैक्टोज की मात्रा जो होती है वो अगर काऊ मिल्क में देखा जाए तो 4.5 होती है, अगर बफेलो मिल्क में देखा जाए तो ये करीब 4.8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, फैट की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट होती है फैट की मात्रा। फैट की मात्रा क्या होती है, काऊ मिल्क में अगर देखा जाए तो 3.5 से 4.5% होती है। अगर बफेलो मिल्क में देखा जाए तो उनकी करीब 5 से
7% होती है। और ये अगर जातियों के हिसाब से देखा जाए तो भदावरी भैंस में करीब 13% होती है। तो ये सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और अगर इसमें प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन दूध में जो होती है वो होती है गाय के दूध में करीब 3.5% और भैंस के दूध में 3.8% के आसपास होती है, ठीक है। तो ये होगी प्रोटीन की मात्रा। और इसमें अस की मात्रा क्या होती है, यानी मिनरल मैटर। तो ये 10.7% गाय और भैंस दोनों में एक ही चीज़ रहता है, ठीक है, ये एक ही रहता है। और अगर SNF की बात करें तो 9% दोनों में होता है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला, दूध के संघटक और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो अगर ये मुख्य कारकों की बात की जाए तो इसमें मुख्य कारक यही हैं कि सबसे पहले तो इनको उनकी क्रियात्मकता के आधार पे देखते हैं या उनके आनुवंशिक कारक के आधार पे। तो आनुवंशिक कारक के आधार पे अगर देखते हैं तो पशु की जात सबसे मुख्य कारण होती है कि किस प्रकार का दूध की मात्रा और फैट की मात्रा वहाँ से प्राप्त होती है। पशु की नस्ल है, पशु की नस्ल के कारण हमें किसी पशु की नस्ल में ज़्यादा फैट प्राप्त होती है, किसी में कम। पशु का व्यक्तित्व कैसा है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भी फैट की मात्रा घट बढ़ सकती है। अगर पैतृक गुणों की बात करें तब भी दूध की मात्रा अगर उनके पूर्वजों से ज़्यादा मिल रही थी तो अब भी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, क्रियात्मक कारकों में पशु की आयु भी मायने रखती है कि अगर पहला ब्यात है तो दूध की मात्रा कम होगी, दूसरे ब्यात में दूध की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है। और अगर पशु का स्वभाव देखें, स्वभाव भी अगर सीधा है तो जाहिर सी बात है दूध ज़्यादा मिलेगा, और भड़कीला स्वभाव है तो दूध आप कम ही प्राप्त कर पाएंगे। तो फैट की मात्रा क्या प्राप्त हो उसी हिसाब से वो भी होगा, ठीक है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो दूध ज़्यादा पाओगे आप, प्राप्त होगा, और फैट की मात्रा भी उसमें मतलब भर का होगी, ठीक है। तो व्यायाम का प्रभाव भी होता है, मध्यकाल का भी प्रभाव होता है, गाभिन होने का या गर्भकाल की स्थितियों का भी प्रभाव होता है, ठीक है। और मादा का जो ब्याने की स्थितियां हैं उन स्थितियों पे भी निर्भर करता है, ठीक है। और ब्याने पे बच्चों की संख्या पे डिपेंड करता है, ब्यात की अवस्था पे और थनों की बनावट पे भी डिपेंड करता है, ठीक। और वातावरण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी पशु का जो समुदाय होता है उसमें पशुओं की संख्या पे भी डिपेंड करता है। आप खाना पीना कैसा पशुओं को देते हैं, जिससे फैट और SNF पे उसके दूध की मात्रा पे भी फ़र्क पड़ता है। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान बदलने से भी समस्याएं खड़ी होती हैं, दूध की मात्रा घट बढ़ जाती है, ठीक है। तो कई प्रकार के कारण हैं कि जो पशु का दोहन करता है, किस प्रकार का दोहन होता है, जल्दी वाला धीरे वाला दोहन होता है ना। तो इन सब कारणों से देखा जाए तो दूध का संगठन जो है प्रभावित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति का अगर परीक्षण करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है क्या। सबसे पहले तो एक प्रकार का दूध परिरक्षी है जो दूध में मिलाया जाता है दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे, इसमें परीक्षण में क्या है कि एक प्रणाली में 10 ml दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर और स्टार्च घोल में मिला देते हैं। इससे नीला रंग अगर उत्पन्न हो गया तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला हुआ है, यानी H2O2 मिला हुआ है। अगर इसको समीकरण की तरह बनाना चाहें तो आयोडीन प्लस स्टार्च बराबर नीला रंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कन्फर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध उद्योग में लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं के महत्व को लिखिए। तो दूध उद्योग में लैक्टिक अम्ल का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाओं से संबंधित होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध में जो लैक्टोज नाम का तत्व होता है उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड बना देते हैं। यानी जो सावरिंग की क्रिया होती है, यानी दूध से दही बनने की जो क्रिया होती है वो जाहिर सी बात है वो लैक्टिक एसिड की ही कारण होती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के कारण जो होती है तो इनमें कारण में जो दो मुख्य बैक्टीरिया हैं उनकी भूमिका होती है। एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में सबसे पहला मुख्य बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और दूसरा मुख्य होता है स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। ये दो मुख्य बैक्टीरिया होते हैं। अगर महक की बात की जाए दूध में उसमें दही में अच्छी महक लाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस
सिट्रोवरस स्ट्रेप्टोकोकस पैरासिट्रोवरस नामक बैक्टीरियाओं का उपयोग किया जाता है। इनका स्टार्टर कल्चर ला के दही में डाल दिया जाता है, दूध में डाल दिया जाता है। फिर दूध कुछ ही समय में 14 से 15 घंटों में दही बन जाता है। वो एक प्रकार का अच्छी क्वालिटी का लैक्टिक दही होता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक दही जो है हमारे एक प्रकार का चिकित्सकीय आहार है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो दूध से दही बनने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इन्हीं की उपस्थिति में दूध से दही बनता है। अगर इनकी उपस्थिति ना रहे तो दूध से दही नहीं बनेगा। अगर लैक्टोज नाम का तत्व दूध से निकाल दिया जाए तो दूध से दही कभी नहीं बनेगा। अमूल एक 90 दिन वाला दूध का पैकेट बनाती है, उसमें उसने ऐसा किया है, लैक्टोज निकाल दिया है, इसीलिए लैक्टिक अम्ल बनता ही नहीं है, तो दूध अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ बैक्टोफ्यूगेशन, यानी बैक्टोफ्यूगेशन क्या है। बैक्टोफ्यूगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को 75 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल करके 95 से 99% तक के बैक्टीरियाओं को मार दिया जाता है, जिससे हमें सुरक्षित दूध प्राप्त हो जाता है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे करीब 95 से 99% बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उपयोग करके हम दूध की कीपिंग क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, यानी दूध की संग्रह क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग अधिक समय तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है होमोजेनाइजेशन, समांगीकरण। समांगीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले ये जाने समांगीकरण होता क्या है। समांगीकरण ये है कि दूध में जो कभी कभी आपने देखा होगा, दूध आप रख देते हैं कुछ समय के लिए तो उसके ऊपर क्रीम की लेयर जम जाती है। तो क्रीम की लेयर ना जमे और पूरे दूध में वो क्रीम की लेयर एकदम ऐसे मिला दी जाए कि आपको सामान्य दूध सा लगे, इसलिए होमोजेनाइजेशन किया जाता है। यानी एक होमोजेनाइजर नामक मशीन से फैट की सभी गोलिकाओं को इस प्रकार से दूध में मिला देना कि कभी भी दूध से क्रीम को ना निकाला जा सके। तो ये हमारा होमोजेनाइजेशन प्रोसेस होता है। और इसको प्रभावित करने वाले यही मुख्य कारक हैं कि जब वसा की गोलिकाओं की संख्या बहुत अधिक होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि वसा पर लाइपेज एंजाइम का प्रभाव शीघ्र हो जाएगा, तो वसा की गोलिकाओं की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। ऐसे ही अगर समांगीकृत दूध पर क्रीम की परत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है इस क्रीम को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये बहुत ही मुख्य कारक है। और समांगीकृत दूध को अगर भली भांति पाश्चुकृत ना किया जाए तो उसमें कई प्रकार की दुर्गंध भी पैदा हो जाती है। अतः क्रीम की परत ना बनने के कारण अगर समांगीकृत दूध को घरों में अपमिश्रित दूध भी मान लिया जाता है। तो इन सब समस्याओं को हैंडल करना पड़ता है। तो ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। यह आ गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्या है, पाश्चुरीकृत दूध में क्षारीय फास्फेट का महत्व क्या है। तो पाश्चुरीकृत दूध की बात अगर करें तो दूध में सबसे पहले तो क्षारीय फास्फेट एक एंजाइम होता है। तो फास्फेट एंजाइम जो है दूध में हमेशा उपस्थित रहता है। अगर हम दूध को पाश्चुराइज करते हैं यानी गर्म करते हैं, पाश्चुरीकृत करते हैं, तो ये फास्फेटेज एंजाइम नष्ट हो जाता है। तो ये जब नष्ट हो जाता है तो इसकी हम जब जांच करते हैं तो जो फास्फेटेज एंजाइम है दूध में उपलब्ध नहीं होता है, तो हम जाहिर सी बात मान लेते हैं कि हमारा दूध पाश्चुराइज हो चुका है। तो यहाँ पे इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जानना है, क्योंकि यह एंजाइम दूध में पर्याप्त पाश्चुरीकरण के द्वारा ही समाप्त होता है। जब दूध का पाश्चुरीकरण हो तो फास्फेटेज परीक्षण सकारात्मक प्रक्रिया देता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं परखनली, उसमें 0.5 ml दूध ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें 5 ml करीब बफर सबस्ट्रेट ऐड कर लेते हैं। फिर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद 10 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर बाथ में रख देते हैं। वाटर बाथ का मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी होता है ना, वो उसमें लगा होता है वाटर बाथ के अंदर, उसमें रख देते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब में 6 ड्रॉप एक BQS होता है उसको हम डालते हैं। उसको अगर ये देखें तो डिब्रोमोक्विनोन क्लोरोमाइड सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी 5 मिनट के लिए डाल करके इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद जो आने वाला रंग है वो पुराने अपने मानक रंग से हम मिला लेते हैं। मानक रंग का मतलब जो पाश्चुराइज्ड दूध होता है उससे हम मिला लेते हैं। यदि भूरा रंग उत्पन्न होता है तो जाहिर सी बात है उपयुक्त पाश्चुरीकरण हो जाता है। ठीक है, यदि नीला रंग आता है तो पाश्चुरीकरण अनुचित है यानी नहीं हुआ है।
इस चीज़ को समझ लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, कि दूध को निर्जमीकरण और यूएसटी प्रक्रिया में क्या अंतर है। अच्छा, स्टेलाइजेशन और यूएसटी प्रोसेस। यूएसटी प्रोसेस का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसका फुल नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो स्टेलाइजेशन का मतलब है निर्जमीकरण, और निर्जमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को उच्च तापक्रम पर, समझना यहाँ पे उच्च और अति उच्च की बात है, ठीक है। दूध को उच्च तापक्रम पर यानी लगभग 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तुरंत 100 फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को, 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए गर्म करके तुरंत रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। ये स्टेलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ऐसे ही यूएसटी है। यूएसटी में क्या है, ये एक दूध को गर्म करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को 132 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ सेकंड तक, लगभग 1 सेकंड के आसपास तक समय में गर्म करते हैं और तुरंत रूम टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करते हैं। ये प्रक्रिया यूएसटी कहलाती है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। दोनों लगभग सेम हैं, बस इसमें उच्च और अति उच्च की बात है। यूएसटी में क्या करते हैं, अति उच्च तापक्रम पे गर्म करते हैं, और निर्जमीकरण में क्या करते हैं कि उच्च तापक्रम पे गर्म करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। चलिए अब लॉन्ग आंसर की तरफ, सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए में कि स्वच्छ दुग्ध स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। दुग्ध स्वच्छता इसलिए महत्वपूर्ण है, मानव के स्वास्थ्य को देखते हुए या सभी लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अगर देखा जाए तो स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती है और आगे समस्याओं को क्रिएट कर सकती है। स्वच्छता इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके महत्वपूर्ण में क्या करना होगा, आपको सभी प्रकार की सफाई रखनी होगी, और जैसे ग्वाला को भी सफाई रखनी होगी, चारे में भी सफाई रखनी होगी, पशु को भी साफ़ रखना होगा, नहलाना धुलाना होगा, थनों को भी साफ़ रखना होगा, बर्तनों को भी साफ़ रखना होगा। स्वच्छता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस स्वच्छता से संबंधित मैंने पिछला भी वीडियो डाल रखा है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका लिंक देख करके उस वीडियो को पूरी तौर से देख लेंगे, ताकि आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब क्वेश्चन है, दूध से आप क्या समझते हैं। दूध ग्रंथियों से दूध का चरण किस प्रकार होता है, विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। दूध से आप क्या समझते हैं, यानी दूध की परिभाषा, नहीं दूध क्या है। तो दूध आप सभी जानते हैं, दूध की परिभाषा क्या है। दूध एक प्रकार का लैक्टिक क्षरण है, जो पशु के ब्याने के बाद दूध पशु के ब्याने के 15 दिन बाद जो प्राप्त होता है, क्योंकि 15 दिन पहले जो प्राप्त होता है वो खीस होता है, तो 15 दिन बाद जो प्राप्त होता है वो दूध होता है, ठीक है। दूध को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि दूध एक लैक्टिक क्षरण है जो पशु के ब्याने के तुरंत बाद और उसके बच्चे के पोषण के लिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दूध को कई तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, और मैंने परिभाषा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूध की कई प्रकार की मैंने परिभाषाएं पिछले अगले वीडियो में दी हैं, तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। दुग्ध ग्रंथियों से जो दूध का क्षरण होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है। तो जो दूध होता है उसको थनों में किस प्रकार से उतरना होता है, क्षरण होता है, तो उसको हम समझेंगे। आप कोशिश करें इसका किताब से देख के डायग्राम अगर एग्ज़ाम में बना देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि दूध बनने के पश्चात, जाहिर सी बात, जब पशु ब्याएगा तो उसके अंदर दूध बन चुका होगा। दूध बनने के पश्चात जब एक एल्वियोलाई कोशिकाएँ होती हैं जिनसे थनों में आने की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है, इस क्रिया को हम दूध का उतरना कहते हैं, ठीक है। तो जब भूखे बछिया होते हैं या बच्चे होते हैं तो गाय के थनों में दूध उतरने की क्रिया बहुत उत्तेजित होने लगती है। तो उस उत्तेजना के फलस्वरूप जो है दूध उतर आता है। यानी जब बच्चा थन को चूसता है, थनों को सहलाता है, तो कुछ ही मिनटों में फूलकर थन जो है मोटा हो जाता है। तो दूध की कुछ धार निकल जाने के उपरांत दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर इस विषय में यही देखा जाए कि जो गाय का पवासना है गाय का जो पवासना है
उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको एक प्रकार से उसके मस्तिष्क को एक संदेश भेजा जाता है कि दोहन का समय आ गया है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप बाल्टी खनखना के निकलते हैं घर से दोहन के लिए तो पशु पहले रेडी हो जाता है। वो इसलिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसको एक प्रकार का संकेत मिल जाता है। और फिर जो उसकी पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना, उसमें से एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है जिसको दूध उतारने का हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन रक्त के द्वारा थन में पहुंचता है और फिर जो एल्विलाई कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से संकोचन सा पैदा करती हैं, फिर उनके सिकुड़ने से बस दूध उतरना आरंभ हो जाता है। तो आप ये देखें कि गाय के चारों जो स्तन होते हैं ना, वो सामूहिक रूप से जो होते हैं तो उनको सभी को हम ऐन कहते हैं। तो इस प्रोसेस में यही है कि आप पूरी तौर से इसको तैयार रखें और तैयार करने में इसका डायग्राम जरूर एग्ज़ाम में बनाएं ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वाला, दूध परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, दूध परिरक्षण की विधियां और दूध में मिलाए जाने वाले सामान्य परिरक्षी। तो यानी ये जो क्वेश्चन हमारा है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मेम्ब्रेन फिल्टर की विशेषताएं और अनुप्रयोगों का वर्णन करें। ये भी जो है क्वेश्चन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि मैं पहले वीडियो इसका बना चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका सक्सेना का दूध पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं, दूध के पाश्चुरीकरण में कौन कौन सी विधियां हैं, पाश्चुरीकरण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। ये भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को ठीक ढंग से देखें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है सेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।